आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे ही घरों से उठकर आकर जो है वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं? 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, जिसमें से 4 करोड़ भिखारी हैं आपके पाकिस्तान में। हर भिखारी महीने का 60,000 रुपया घर लेके जाता है। जड़ावाला से एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, उसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। ये भिखारी माफिया मासूम छोटे बच्चों को जो है वो वहाँ से अगवा करके, कभी अगवा बराए तवान और कभी अगवा को जो है इनके हाथ काट के, इनके पाँव तोड़ के, इनको जो है वो भिखारी बना के, इनको बिल्कुल इनकी शक्लें जो है वो खराब करके कि कभी इनके वालिदैन इनको पहचान ना पाए, भिखारी बना देते हैं उन बच्चों को। झुग्गियों में लोग, ये आपको पता है बच्चे क्यों पैदा करते हैं? इनके बकायदा वीजा जो है वो पिलग्रिम्स वीजा यानी ज़ियारतों के लिए जो वीजा आप लगवा सकते हैं, इनका वो लगवाया जाता है। अगर आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ ब्रेक हो जाएगी। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर नबिया अली खान। पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री से ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री पैसा कमाती है? हमने उनसे ये भी पूछा कि बेगर्स माफिया कैसे काम करता है, ये आम गदागीर बैरून मुल्क कैसे पहुंच जाते हैं और कौन सा वीजा लगवाते हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम में से कितने लोग गदागीर हैं, और हमने उनसे ये भी पूछा कि एक गदागीर एक दिन में कितने पैसे कमाता है। ये तमाम बातें जानने के लिए इस सुनो पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहबा, मैं देख रहा हूँ आजकल माशाल्लाह टिकटॉक की बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, मैं कहता हूँ ऐसे आ रहा है जिस तरह स्पॉन्सर्ड ऐड की तरह डॉक्टर नबिया को लगा दिया गया, और माशाल्लाह आप छाई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये क्रेडिबिलिटी भी आपके पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इमरान खान को ही हासिल थी इससे पहले, कि हर जगह जो है वो दिखाई देते थे, सुनाई देते थे। और उसके बाद जो है वो एज़ आ माहिर नफ्सियात और एज़ एन एंकर पर्सन, जिस तरह मेरे जो है वो कुछ आपको वीडियो क्लिप्स वायरल जा रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है जो भी पॉडकास्ट होता है उसके कुछ सभी क्लिप्स जो हैं वो इस टाइम वायरल जा रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि आप काम क्या कर रहे हैं और लोग उसको कैसे पसंद कर रहे हैं। इसमें ना तो किसी कंपनी ने मुझे सपोर्ट किया, ना किसी चैनल ने मुझे सपोर्ट किया, सीधी बात है, ना किसी ने मुझे जो है वो कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ना कोई और बात है। ये मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी थी, ये मेरे अल्लाह का फजल और करम था, मेरी एक्सपर्टीज थी, जो लोग जिनसे मुस्तफीद हो रहे हैं, लोग जिनको जो है वो सुन रहे हैं। आंख आपने आवाम की खोली है, और जो जिन चीज़ों से आपने पर्दा उठाया है वो बड़ी मैं आज भी आपके पॉडकास्ट तक जो यहाँ पे बैठी हूँ, अब तक मैं किसी कंपनी की कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, कोई मैंने जो है वो कपड़ों की ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, पैसे लेके मैं किसी की कोई प्रमोशन नहीं करती। क्या बात है। मैं सिर्फ अपनी खिदमत खल्क का जो है वो काम कर रही हूँ, और दूसरे ये कि मैं इंशाल्लाह ये काम करती रहूंगी। लेकिन ये ना हो कि हम देखें कल को डॉक्टर नबिया कोई एनजीओ बना के बैठी हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं। एनजीओ तो देखें, मैं डॉक्टर नबिया चलती फिरती एनजीओ है। क्या बात है। मैं तो, आप यकीन करें कि डोमेस्टिक वायलेंस पे ख़वातीन के लिए, बच्चों को रिकवर करने के लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए मैं बहुत काम करती हूँ, और मैं ये इतनी खामोशी से करती हूँ कि मैं इसका चर्चा नहीं करती। क्या बात है। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर मेरा कोई फ़िलहाल ध्यान नहीं है, लेकिन मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रही है। डॉक्टर साहिबा, आपको अल्लाह ताला इसी तरह हिम्मत दे रखे, और आपकी जिस तरह से आपने खिदमत हल्क का ये ठेका और ये बेड़ा उठा ली है, आप इसको कायम व दायम रखें और आप चलती रहें इसी तरह, मुस्कुराती रहें। इसमें मैं ये भी बता दूं कि मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे पता है आपके साथ पूरी टीम है माशाल्लाह, हमें अंदाज़ा है आप जिस तरह से काम कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह अब हमारा आज का टॉपिक जो है हम उस पर आते हैं। आज का टॉपिक जो बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, पाकिस्तान में बहुत कम डिस्कस किया जाता है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ये लोग पाए जाते हैं। हमने इंडस्ट्रीज़ तो लगाई, लेकिन हमारे मौशी जो है क्या कहते हैं हालात की वजह से, या हमारे जो मामलात जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, उसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज़ बंद होती रही। लेकिन एक इंडस्ट्री है जो आज तक चल रही है डॉक्टर नबिया, मैं आपको बताता चलूँ कि वो इंडस्ट्री है, ऐसे ही है, बेगर्स इंडस्ट्री। ऐसे ही है। अंदाज़ा है इसका? बिल्कुल अंदाज़ा है। आपको पता है मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ और एक एंकर पर्सन हूँ, तो जाहिर है मैं तो इस पे बहुत काम करती हूँ। स्ट्रीट चिल्ड्रंस के हवाले से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनके लिए भी काम करती हूँ, तो मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जो है वो बैगरिंग की सूरत में देखती हूँ कि वो एज आ भिखारी जो है वो सड़क पर पैसे मांगते हुए नज़र आते हैं। अच्छे खासे घरों के बच्चे हैं, लेकिन वो भिखारी क्यों हैं? मैंने इस पर पूरी रिसर्च की, और मेरी पूरी बाकायदा रिसर्च के बाद जो है वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे सामने आए। और अभी जब मैंने चंद दिन पहले जो है वो डॉन की रिपोर्ट देखी, डॉन न्यूज़ की, जो बाकायदा एक अथेंटिक चैनल है, और वहाँ पर जिस तरीके से भिखारियों के हवाले से पाकिस्तान का एक नक्शा पेश किया गया, जो सच्चाई बताई गई, वो आज से पहले इस तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कहीं डिस्कस नहीं हुई। इस पर डॉन न्यूज़ को ट्रिब्यूट
पेश करती हूँ, तो खराज तहसीन पेश करती हूँ कि ये बिल्कुल। बड़ी बात है कि बिल्कुल उन्होंने अंदर की इतनी ख़ास बात जो है वो निकाल के सामने रखी है। सही। ये छोटी बात नहीं है, ये है सहाफ़त। ये चीज़ें होती हैं जो माफिया के ख़िलाफ़ जो लोग खड़े होते हैं, सच्चाई और हक़ के लिए खड़े होते हैं, ये उनका किरदार होता है। तो आज आप जब इस पे बात कर रहे हैं बेगर्स पे कि भिखारी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं पाकिस्तान जी। में, ये आते कहाँ से हैं, कौन है ये ये भिखारी? कहाँ से आते हैं? वो हर इशारे पे, हर इलाके में, जी हर जगह जहाँ पर आप बेशक फ़ोन सुन रहे हो, बेशक कुछ भी कर रहे हो, बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, लेकिन जी कहीं न कहीं आपको ये डिस्टर्बेंस करते हैं। जी। कुछ तो सफ़ेद पोश हैं, हम्म हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और अल्लाह ताला उन पे पर्दे डाले रखे। हम्म कभी उनको जो है ना वो दुनिया के सामने वो क्या कहते हैं ना रूनुमा ना हो वो, उनकी इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये जो बकाया लोग हैं जो गदागीर बने हुए हैं, हम्म और कई लोगों ने तो कई हम लोगों ने क्लिप्स भी देखे होंगे जो कि वो सोटियाँ वगैरह पकड़ी होती हैं और बेशक वो टांग ख़राब की होती है, किसी ने बाजू अंदर की बने होती होते है, हैं। बने होते हैं, हाँ, बनावटी होते नहीं हैं। गदागीर जो हैं हम्म होते नहीं हैं। हम्म हम उन पे भी बात करेंगे, ये क्या मामला है, ये किस तरफ चल पड़ी है अवाम? 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, जी। जिसमें से 4 करोड़ भिखारी हैं आपके पाकिस्तान में। 4 करोड़ यानी कि भिखारी माफिया का राज है पाकिस्तान पर। 25 करोड़ आवाम में से 4 करोड़ 4 भिखारी करोड़? सड़कों पर हैं, जो भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। भीख को उन्होंने अपना जो है वो ज़रिया मुआश बनाया हुआ है, और भीख मांग के जो है वो उन्होंने अपने घर, अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जाएं देखें आप जाके, भिखारियों के इंटरव्यू हो रहे हैं कि एक भिखारी ने जो है वो लैंड क्रूज़र कहाँ से ले ली, एक भिखारी के पास जो है वो इतनी बड़ी गाड़ी और इतना बड़ा घर कैसे आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तान में डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जो है, एक तो ये 25 करोड़ आवाम में से 4 करोड़ भिखारी हैं। हुँ। फिर ये 4 करोड़ भिखारी में से सबके रेट्स हैं, शहरों के रेट्स हैं। लाहौर शहर का अपना रेट है भिखारियों का, इस्लामाबाद का अपना है, कराची का अपना है, मुल्तान का अपना है। पूरे पाकिस्तान में रेट पे भिखारी जो है वो डेली बेसिस पे काम करता है, जैसे ओह! डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं। हाँ जी। ऐसे आपके मुल्क का भिखारी जो है वो इस वक्त एक पूरी इंडस्ट्री लगा के बैठा हुआ है। ये भिखारी माफिया ने जो रेट लगाया हुआ है ना, मिनिमम भी हर भिखारी महीने का 60,000 रुपया घर लेके जाता है, 60,000 रुपया? मिनिमम। अगर आप देखें तो पर भिखारी जो है वो लाहौर शहर में 1400 रुपये कमाता है पर डे। ये रेट है भिखारी का। कमाता तो वो ज़्यादा है, लेकिन उसने जो अपने लोगों को देना होता है उसके बाद जो उसके पास बचता है वो 1400 रुपये है। कराची में 2000 रुपये पर भिखारी और इस्लामाबाद में 900 रुपये पर भिखारी। ये रेट तय है, इंडस्ट्री लगी है आपके पाकिस्तान में भिखारियों की। 25 करोड़ अवाम में से 4 करोड़ भिखारी, कैसी बात है, सोचने वाली। बहुत बड़ी तादाद बनती हाँ, है ये। ये मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं आपको इसका बता रही हूँ। मतलब ये कि वो हर जगह पर हैं? जी, अब 4 करोड़ भिखारी पर डे कितना कमाता है? 42 बिलियन रुपीस। 42 बिलियंस, ठीक है। 4 करोड़ भिखारी कमा रहा है पर डे 42 बिलियंस, मिलियंस नहीं मैं कह रही, ठीक है। हो, अब हो। एक दिन का बनता है ये। सोचें कितना बड़ा कारोबार इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है, और इस माफिया को कंट्रोल करने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ एक ख़ास बात, जहाँ मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपकी 25 करोड़ अवाम में से 4 करोड़ भिखारी हैं, डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, जी। बाकायदा जो उन्होंने जो है वो इसको शाया किया है। यहाँ पर बाकायदा तौर पे जड़ावाला से एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। उसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, और वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो कोई काम नहीं करता, वो कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, वो भिखारी है। भिखारी के अकाउंट से 3 करोड़ रुपए जो है वो बरामद होते हैं। और दूसरी तरफ एक भिखारी है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है अपनी 1 करोड़ रुपए की। ये आपके भिखारी हैं पाकिस्तान के। 1 करोड़ रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है हाँ उन्होंने? जी, 1 करोड़ रुपए की उनकी हेल्थ इंश्योरेंस है, ये पकड़ी गई है। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क के भिखारी इतने अमीर हों कि करोड़ों रुपए उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में सेव कर रखे हों, जहाँ पूरी इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रही हो, जहाँ पे ये माफिया जो है वो इन भिखारियों को पिक एंड ड्रॉप फ्राहम करता हो। आपको पता है एरियाज़ जो हैं वो इन्होंने मैं रखे इस हुए बात को समझा नहीं, आपके पिक एंड ड्रॉप वाली बात। मैं आपको क्लियर करती हूँ। पिक एंड ड्रॉप की बात मैंने इसलिए की, भिखारियों को ड्यूटी पे लगाया जाता है। अच्छा। इनको जैसे हम काम करने के लिए जाते हैं कहीं पर, किसी जगह पर, आपका एक बिजनेस होता है, आपका एक जॉब नेचर होता है, ये इनका जॉब ऑफ नेचर है कि इन्होंने भीख मांगनी है। किस सड़क पे मांगनी है, किस एरिया पे मांगनी है, किस जगह पे मांगनी है, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। ये इनका सरगना, जो इनका लीडर होता है, जो इनको बाकायदा जो है वो लीड कर रहा होता है, वो
बच्चों के अगवा के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता है लाहौर शहर में जी ये बच्चों के अगवा के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें भी भिखारी माफिया इन्वॉल्व है। ये भिखारी माफिया मासूम छोटे बच्चों को जो है वो वहाँ से अगवा करके, कभी अगवा बराए तवान और कभी अगवा को जो है इनके हाथ काट के, इनके पाँव तोड़ के, इनको जो है वो भिखारी बना के, इनको बिल्कुल इनकी शक्लें जो है वो ख़राब करके कि कभी इनके वालिदैन इनको पहचान ना पाएँ, भिखारी बना देते हैं उन बच्चों को। Oh my इवन उनको God. ऐसी ऐसी मेडिसिन जो है वो दी जाती है। कभी आपने देखा है सड़कों पे औरतें भीख मांग रही होती हैं और छोटे बच्चे उनके हाथ में होते जी हैं? जी जी बिल्कुल। मैंने इस पे भी रिसर्च की है। मैंने एक औरत को पकड़ा, वो सिग्नल पर भीख मांग रही थी, एक मासूम बच्चा उसके हाथ में था। कोई 3 दिन का या 4 दिन का बच्चा था, इतना मासूम और छोटा कि उसके लिए उसने फीडर हाथ में पकड़ा हुआ था और वो गंदा तरीन फीडर था। मैंने गाड़ी रुकवाई, मैंने उसको कहा ज़रा साइड पर आओ, तो वो कहती है कि शायद पैसे मिलेंगे मुझे, वो अपने इस लालच की वजह से जो है वो आ गई। मैंने उसको कहा ये बच्चा किसका है, यहीं रुको, मैं अभी तुम्हें जो है वो पुलिस के हवाले करती हूँ, ये बच्चा किसका है? वो कहती है मेरा बच्चा। मैंने कहा ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुमने ये किराए पे लिया है। ये बच्चा 3 दिन का बच्चा है और 3 दिन के बच्चे को गर्मी में तुम My लेकर God. खड़ी हो, वो बिल्कुल बेहोश बच्चा, ना वो रो रहा है, ना वो मूव कर रहा है, ना उसको जो है वो कोई पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और एक पानी का जो है वो सिर्फ छोटा सा फीडर उसके पास हाथ में है और वो उस बच्चे को लेके खड़ी है गर्मी में, धूप में, अच्छा पैसा कमाने के लिए कि इस मासूम बच्चे को मेरी गोद में लोग देखेंगे, लोग तरस खा के मुझे भीख दे देंगे। यहाँ तक तो लोग गिर चुके हैं। Oh my यहाँ God. तक तो जो है वो लोग भिखारी जो होते हैं, ये जो आपके रहने वाले हैं झुग्गियों में लोग, जी ये आपको पता है बच्चे क्यों पैदा करते हैं? नहीं मुझे नहीं अंदाजा। ये बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि उनको भिखारी बनाएं, ताकि उनको जो है वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस में जो है वो कंसीडर किया जाए, वो सड़क पर जाकर भीख मांगकर इनका जो है वो पेट पालें। आपने कभी देखा है इनके कितने कितने बच्चे होते हैं? 12-12 बच्चे, 8-8 बच्चे, ये अंदाजा है मुझे 10-10 बिल्कुल। बच्चे। वो बच्चे पैदा ही जो है वो भीख मंगवाने के लिए करते हैं। उनका असल ये पेशा है, ये मकसद है। हम जिनको गरीब कंसीडर कर रहे हैं वो दिखने में गरीब ज़रूर हैं, लेकिन उसके पीछे एक पूरा माफिया काम कर रहा है। नहीं तो ये किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये सारा माफिया ट्रीट किस तरह से करता है? देखिए मतलब ये इन ट्रीट लोगों इस तरह से, मैंने आपको जैसे बताया कि अगवा होता है, बच्चों को अगवा किया जाता है, उन्हें इस नौबत तक लाया जाता है। अच्छे अच्छे घरानों के बच्चे जो है वो अगवा हो रहे हैं इस टाइम पे, ये भिखारी माफिया उसमें इन्वॉल्व है। दूसरी ख़ास बात कि ये भिखारी जो होते हैं ये बाकायदा हर सड़क और हर जगह पर रैकी करते हैं। कुछ लोग रेगुलर वहाँ से गुजरने वाले होते हैं, जी। इनको उनकी शक्लों का भी अंदाज़ा होता है, इन्हें उन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स के नंबर्स का भी पता होता है कि कौन सी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी। और Oh ये my जब God. एक दफ़ा किसी से मांग लेते हैं तो ये पूरा रैकी कर लेते हैं, दोबारा उसके पास जो है वो नहीं जाते कि इनको ये ना पता चल जाए कि ये रेगुलर माफिया है मांगने वाला। क्योंकि हमारा जो है वो गुज़र रोज़ाना होता है हर जगह से, ज़ाहिर है हम आते जी। जाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो ये भिखारी माफिया को पता होता है कि कौन बंदा यहाँ से रेगुलर गुजरता है और कौन नहीं। इसलिए ये बड़ी एहतियात से जो है वो भीख मांगते हैं। इनमें वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो अपनी मजबूरी के तहत बिल्कुल। सड़कों पे निकले हैं, वो कंसीडर नहीं होते। उनकी अगर अलग बात है, वो सिर्फ 10% लोग हैं। ऐसे ही है। लेकिन भिखारी माफिया जो है ये हर जगह मौजूद है, ये मैं आपको बता दूं। आपके हर गली, हर मोहल्ले, हर सिग्नल, हर शहर, हर जगह पाकिस्तान के कोने कोने पे आपका भिखारी माफिया काम कर रहा है इस वक्त। बाकायदा इन्होंने अपने लिए जो है वो गाड़ियाँ ली हुई हैं किराए पर। ये अपनी गाड़ियाँ भी नहीं ख़रीदते हैं, ये किराए पे गाड़ियाँ जो है वो लेते हैं, उसमें भिखारियों को जो है वो भरते हैं। एक मखसूस जगह से भिखारी उसमें सवार होते हैं और मुख्तलिफ स्टेशंस पे जैसे जो है वो लोगों को छोड़ा जाता है, इस तरह ये मुख्तलिफ सिग्नल्स पर जो है वो गाड़ियाँ आती हैं और भिखारियों को वहाँ पे छोड़ के जाती हैं। और बाकायदा क्या होता है, मतलब पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी दी जा रही है। जी दी जा रही है, क्योंकि भिखारी जो है वो इतनी दूर से पैदल चल के नहीं ना आ सकते। उनको टारगेट दिया जाता है कि आज का जो है वो इस बंदे का टारगेट ये है, इस औरत का टारगेट ये है, इसने इस शहर में इस सिग्नल पे मांगना है, इसने इस शहर से उस सिग्नल पे मांगना है। सिग्नल टू सिग्नल वेरी करते हैं, गलियां टू गलियां वेरी करती हैं, एरिया कंसीडर किया जाता है, बाकायदा पूरी रैकी की जाती है, बाकायदा पूरा जो है वो एक प्रोसीजर, एक प्लानिंग की जाती है। उसके तहत ये भिखारी माफिया जो है वो पर डे का कितना कमा रहा है? 42 बिलियन, 4 करोड़ अगर इन भिखारी टोटल को पाकिस्तान में कैलकुलेट आपका करें हम टोटल को कैलकुलेट करें तो 42 बिलियन पर डे। इट्स अ बिग ह्यूज अमाउंट। एग्जैक्टली, ये होती है प्लानिंग। प्लानिंग से ये माफिया जो है वो तमाम मतलब सिग्नल्स आपके पर हर जगह मुल्क काम का कर रहा है। इंजीनियर, एमफिल स्कॉलर सब और रह कोई गए। भी, मैं कहता हूँ कि जो जिसकी तनख्वाह आज पाकिस्तान में जी। 60-70 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, नहीं है। मतलब ये उससे ज़्यादा कमा रहे हैं कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा मांग रहे हैं। के। बाकायदा तौर पे सऊदी अरब में इन गदागरों को भेजा जा रहा है, वहाँ पर इनको बाकायदा तौर पे इनकी प्रमोशन की जा रही है, क्योंकि
पाकिस्तान का नाम इस वक्त जो इमेज पाकिस्तान का बना हुआ है ना, जी। वकार जो बना हुआ है, उसको बदनाम करने की ये एक साजिश भी है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में जो अभी बाकायदा तौर पे इस पे बात हुई है, उन्होंने साफ़ और वाज़ेह कहा है कि हमें स्किल्ड लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ आकर स्किल्स पे काम कर सकें। ठीक है। हमें कोई ऐसा बंदा जो है वो यहाँ पे नहीं चाहिए जो पाकिस्तान का वकार बदनाम करने का बाइस बने। ऐसा क्यों है कि चंद पाकिस्तानी जो है वो हरम शरीफ में बैठ के, इतनी पाक और मुक़द्दस जगह पे बैठ के, जहाँ लोग अल्लाह और उसके रसूल से सल्लल्लाहु मांगने अलैहि आते हैं, वसल्लम। वहाँ पे वो चंद पैसों के लिए जो है अपने ईमान बेच रहे हैं। यानी ये कैसी ईमान अफरोज़ जगह पर ये चीज़ होना कितनी काबिल मुज़म्मत बात है। लेकिन आप ये देखें कि जब कोई प्लानिंग से, कोई स्ट्रैटेजी से ये तमाम तर चीज़ें डेवलप करता है, तो उसकी सोच नहीं होती कि उसने जो है वो ये किस तरह प्रमोशन करनी है। उसे बस अपना पता होता है कि मैंने पैसा कहाँ से कमाना है। यस। तो ये जो लोग हैं, ये बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत गदागर जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। अब मैं आपको एक ख़ास और वाज़ेह और बड़ी अहम चीज़ की तरफ इशारा देने जी। लगी हूँ। इनके बाकायदा वीज़ा जो हैं वो पिलग्रिम्स वीज़ा, यानी ज़ियारतों के लिए जो वीज़ा आप लगवा सकते हैं, इनका अच्छा। वो लगवाया जाता है। ओह और माय फिर गॉड। इनको ज़ियारतों के लिए वीज़े लगवा के बाहर भेजा जाता है और भेजा जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान से। ये वहाँ जाकर जो है, जैसे सऊदी अरब में पहुँचे हैं, वैसे आप ये ना समझें कि सिर्फ सऊदी अरब में है, ये ईरान, इराक, मुख्तलिफ और ममालिक में जो है वो इनका पूरा एक गैंग, पूरा एक नेटवर्क जो है वो ऑन हो चुका है, जो पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान का नाम वकार बदनाम करने की एक साजिश भी है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, जी। दुनिया भर में कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनको इकनॉमिकल साइड से समझा जाता है कि वो कमतर ममालिक हैं, ठीक उनकी है। इकनॉमिकल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है। ऐसे ममालिक में जो लोग एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं, वो गदागरी की तरफ आ जाते हैं, वो मांगने की तरफ आ जाते हैं। उनके लिए आसान काम होता है कि वो मांग कर पैसा कमा के अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें। ठीक है। ये जो गैंग्स बनते हैं, ये जो लीडर होते हैं, ये खुद भी एहसास कमतरी में एहसास कमतरी का शिकार लोग होते हैं। ठीक है। मेंटल, अगर इनकी इलनेस की बात की जाए या इनकी साइकोलॉजी की बात की जाए, तो आप ये समझ लें कि ये एक ऐसा शख्स होता है जो महरूमियों में घिरा हुआ होता है। वो अपनी महरूमियों को जो है खुशियों में तब्दील करने के लिए भीख मांगने का सहारा लेता है। हर वो शख्स जो अपने अंदर किसी भी किस्म की अच्छाई महसूस नहीं करता, किसी किस्म का स्किल महसूस नहीं करता, वो शख्स आसान समझता है कि वो किसी से मांग ले। जो भी किसी से मांग के अपनी ज़रूरत पूरी करता है, इसका मतलब है कि उसने ना तो अपनी सोच और ना अपनी पर्सनैलिटी पे कोई काम किया। यहाँ पर पाकिस्तान का जो वकार है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम पाकिस्तान में गदागरी को जो है वो नहीं रोक पा रहे, इस इंडस्ट्री को बंद नहीं कर पा रहे, तो अब इंटरनेशनल लेवल पर ये इंडस्ट्री जो है वो लगने जा रही है। तो इसमें पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनको सोचना होगा बाकायदा तौर पे कि ये जो काम शुरू हो गया है, इसको कैसे रोकना है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि स्किल्ड लोग कहाँ जाएं? आप जब स्किल्ड लोगों को वीज़ा ही पूरी तरह प्रोवाइड नहीं करेंगे और उनके पास और जब इनकी ये वजह सोच ही नहीं से होगी। स्किल लोगों का भी, जो स्किल वर्कर्स हैं, हाँ, उनका भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम इस तरह से आप जब बदनाम करेंगे, जी, यूएई का जिक्र करें, सऊदीया का जिक्र सऊदीया करें, का जिक्र करें। अब इवन मैंने ये सुना है कि जापान तक में भी ये जाकर मांगना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे। इवन दो या कंडीशन किस तरफ जा रही आप है और ये ये जापान इशारा की क्या बात है? कर रहे हैं, आप यूएसए की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, वहाँ पर सख्ती से मना है ये जी। बेगरिंग को जो है वो वहाँ पर जो है वो नहीं, किसी इलीगल है, वो तो illegal है। पाकिस्तान में भी इन्होंने कुछ पाकिस्तान में भी कवानीन illegal है बनाए भी हैं। कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। अगर पुलिस इनको पकड़ती है तो वो कह देते हैं कि जी हमारे पास इतनी जेलें नहीं है, हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम इन बेगर्स को पकड़ के उसमें जो है वो बंद करें, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है दोबारा। वो फिर अपने काम पे आ जाते हैं, वो ठीक है। गुर्बत का रोना रोते हैं, अपनी परेशानियाँ, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और पुलिस उनको छोड़ देती है। आपके मुल्क पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बर्बाद करने में इस गदागरों का बहुत बड़ा हाथ है। आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है? हाँ। ये ऐसे मुमकिन है कि मांगने वाला जब उसकी हिर्स और लालच बढ़ जाती है तो वो बड़ी सोचना शुरू करता है, बड़े पैमाने पर वो बुराई को जन्म देता है और वो नशा आवर चीज़ें जो है वो बॉर्डर से मंगवा कर यहाँ पे नौजवान लड़के और लड़कियों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक पहुँचाई जाती हैं। आज तक कोई ये मामला हल नहीं कर सका कि ये कौन लोग हैं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक ये तमाम चीज़ें पहुँचाते हैं। एक बैगर को, एक भिखारी को, एक मांगने वाले को आप नहीं रोक सकते। वो कहीं भी जाकर जो है वो अपने मांगने के लिबास में जो है वो मांग सकता है। बिल्कुल। वो कहीं भी खड़ा हो सकता है, किसी स्कूल के बाहर, किसी कॉलेज के बाहर, कहीं पे भी। ये माफिया के ख़ास तौर पर मखसूस करदा चंद लोग जो है ये काम सरअंजाम दे रहे हैं आपके पाकिस्तान में। आपके मुख्तलिफ इलाकों में, मोहल्लों में, जगहों पर इनके पॉइंट्स बने हैं जहाँ पे ये नशा सप्लाई करते हैं
और वहाँ से ये जिस तरह से इन्हें बहुत सस्ते दामों ये नशा मिलता है और उसके बाद इसको जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त किया जाता है, यहाँ से भी पैसे कमाए जाते हैं। तो ये जो सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है इस टाइम, ये इंतहाई ख़तरनाक है। जिस मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो और 4 करोड़ भिखारी वहाँ पर जो है वो इस वक्त सरवाइव कर रहे हों, चल रहे हों, अपना कारोबार अपना काम उन्होंने डेवलप कर लिया हो। आपका यहाँ पर जो ये गदागरी का सिलसिला है आज से नहीं चल रहा, जब से आपका पाकिस्तान जो है वो डेवलप हुआ है तब से ये मामलात जो हैं वो इसी तरीके से चल रहे हैं पाकिस्तान में। अब यूएई की बात कर लें, जैसे आपने कहा कि सऊदी अरब में जो है वो ये मामला चला कि हरम शरीफ में जो है वो 2000 मांगने वालों को गिरफ्तार किया गया, जेब कतरों को बकायदा, जो जेब काट लेते हैं लोगों की। यूएई में 15% पाकिस्तानी हैं। 15% पाकिस्तानियों में से वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी को अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल एक्टिविटी वहाँ लोगों में पाई जाती है वो है मेंटल इलनेस में बहुत सी बीमारियां, डिसऑर्डर्स जो है वो आ जाते हैं। अच्छा। ऐसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि दूसरों की कमज़ोरियां तलाश करते हैं। उन्हें जहाँ किसी की कोई कमज़ोरी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई सेक्सुअलिटी से जो है वो इंट्रैक्शन होता है, ख़वातीन की वीडियोस बनाना, उनके मुख्तलिफ एंगल्स शूट करना और फिर उनको सोशल मीडिया पे वायरल करना। यूएई में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रही है। इसके पीछे आपकी मेंटल सेंस है, इसके पीछे आपका वो मेंटल अप्रोच है जिस पर आपने काम नहीं किया। और ऐसे लोग जो बाहर जाते ही ये सोच लेकर हैं कि वहाँ खूबसूरत तरीन औरतें, ख़वातीन जो है वो मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें जो है वो यूएई में रहती हैं, बसते हैं, हर तरह के लोग वहाँ पे बसते हैं, हर कल्चर बसता है वहाँ, बिल्कुल हर तरह का कल्चर है। और फिर उनका इतना ओपन कल्चर है कि वहाँ पे कोई किसी भी लिबास में फिर रहा हो, वहाँ पे कोई किसी को जो है वो ये नहीं कह सकता कि आप इस मुल्क से आए हैं तो आपने इस मुल्क का लिबास पहन कर बाहर फिरना है, अपना लिबास नहीं पहनना। वहाँ शख्सी आज़ादी है लोगों को। तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि फ़ीमेल्स की जो है वो वीडियोस बनाई जा रही हैं। अभी आपने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस जो है वो वायरल भी देखी हैं। अच्छी खासी फेमस पर्सनालिटीज़ भी वहाँ जाकर जो है वो आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी जो है सुकून से गुजारते हैं, अपनी अच्छी जो है वो हाइप क्रिएट करते हैं, साथ अपना जो है वो फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ जो है वो ज़ाहिर हल्ला गुल्ला करते हैं, अपनी वेकेशंस एंजॉय करते हैं। यूएई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप खूबसूरती भी देखेंगे, शॉपिंग के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी ज़्यादातर लोग हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड ज़िंदगी गुजारते हैं क्योंकि वहाँ के असूल, कवायद और ज़वाबित बहुत सख्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ज़्यादा वहाँ पर आपको तो बैगर्स तो वहाँ पर आपको नज़र ही नहीं आएंगे, लेकिन उनकी खेप जो है वो पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, जो कि इतना आसान नहीं है। ये भी हमारे पास जो है वो ख़बरें हैं, ठीक है। बट वहाँ पर ऐसी मेंटालिटी के पाकिस्तानी कुछ ज़रूर मौजूद हैं और दूसरी जो है वो कंट्रीज़ के भी लोग मौजूद हैं। हाँ, दूसरी कंट्रीज़ में भी जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिसमें जो है उनकी कोशिश है कि कोई ख़वातीन की वीडियोस जो है वो वायरल की जाएं, उनसे जो है वो डॉलर्स में पैसे कमाए जाए। लोगों ने अपने इस तरह के अकाउंट्स बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पे जो कि दुबई से ऑपरेट होते हैं। और इवन स्कैम्स जो कि दुबई में बिल्कुल मना है। इस वक्त दुबई जो है वो अगर आप वहाँ पर एक आपको लेटर भी किसी से लिखवाना है ना तो उसके लिए भी कोई बंदा जो है वो एग्री नहीं होगा, वो कहेगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, टाइपिंग भी नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज़हीन तरीन लोग, ऐसे कुछ लोग कि जो उन्होंने देखें कि एक्टिविटी क्या ढूंढी है क्रिमिनल कि ख़वातीन की वीडियो बना के वायरल कर दें। ये वो लोग हैं जो बाकायदा तौर पे एक माफिया की सूरत में काम करते हैं, या मेंटालिटी इनकी ऐसी होती है कि जो अपनी साइकोलॉजी पर जिन्होंने पॉजिटिविटी में काम नहीं किया होता, ये वो लोग हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान में इसको कंट्रोल करने का आपके पास एक ही हल है कि अगर आप इस भिखारी माफिया के साथ जो है वो जंग नहीं लड़ सकते, आप इसको कंट्रोल करने में नाकाम है, और आप अगर इनकी जो है वो 42 बिलियंस डेली की इनकम देखें 4 करोड़ भिखारियों की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग जो है वो कितने पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, आपको अपना टैक्स का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हर वो शख्स जो अपने बैंक अकाउंट में लोग पैसे नहीं रखते, ये भी मैं आपको बता दूँ, बैंक अकाउंट में सिर्फ वही बंदा पैसे रखेगा जो लॉयल पाकिस्तानी होगा। उसके तमाम तर चीज़ें, जो एक सच्चा पाकिस्तानी होगा ना, उसको पता होगा कि मेरी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सबके सामने है। टैक्स भी पे करेगा, बाकायदा तौर पे टैक्स पेयर भी होगा, और फाइलर होगा, नॉन फाइलर नहीं होगा। जो लोग इस तरह का अमल करते हैं, उन्होंने अपनी जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि गदागरी का ये माफिया काम कर रहा है, इनके बैंक अकाउंट्स नहीं होते,
ये क्या कैश में चल रहे होते हैं सारे मामला? हाँ, इनका अगर बैंक अकाउंट होता भी है, जैसे वो भी एक बंदा पकड़ा गया जड़ावाला से गिरफ्तार हो गया है, तो वो फौरी तौर पे रेकी हो जाती है कि इस आदमी के जो है वो पिछला क्या सेटअप था, एकदम इसके अकाउंट में जो है वो करोड़ों रुपया किधर से आ गया। अगर आपके पास उसकी जो है वो पूरी की पूरी आपके पास नहीं है कोई चीज़ पेश करने के लिए कि भाई मैं ये आपको देता हूँ, डिटेल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप जो है वो उस पर काम नहीं कर सकते। जड़ावाला से जो गिरफ्तार हुआ 3 करोड़ रुपए उसके अकाउंट से निकले। शौकत नामी एक बंदा जो गिरफ्तार हुआ 1 करोड़ रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस। हम 50,000 की हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं, और उनको देखें मांगने वालों को कि उन्हें परवाह नहीं। जो बंदा मांग रहा होता है ना, उसकी साइकोलॉजी ये है कि उसे परवाह नहीं है, उसने मेहनत नहीं की पैसा कमाने के लिए, उसने इसके लिए कोई एफर्ट नहीं की है, उसने अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह किया है। जिस वक्त आप अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह करके किसी के सामने हाथ फैलाते हैं ना, इस्लाम कह रहा है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। बेशक। अच्छा देखें, आप साइंस और इस्लाम को कभी अलग नहीं कर सकते। मैं हमेशा जो आप लोग टॉपिक रखते हैं उसमें इस्लाम का एलिमेंट मैं इसलिए लेकर आती हूँ समझाने के लिए। 1400 साल पहले जो है ना, वो इस्लाम ने इस चीज़ को ऑन कर दिया था कि मांगने वाला हाथ बेहतर नहीं है। बेशक। क्यों? क्योंकि इस गदागरी के हवाले से इज्जत नफ्स को मजरूह करना पड़ता है, और इस्लाम कहीं भी आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह होने नहीं दे रहा। आपकी इज्जत का तकाजा हर जगह पे मौजूद है, माशरती तौर पे भी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जिस बंदे की इज्जत होगी माशरे में, वो सर उठा के जी सकेगा। ऐसे ही है। लेकिन जिसने अपनी इज्जत मजरूह कर दी, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बेइज्जती हो रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसे झाड़ रहे हैं। वो मांगने वाला हाथ जो जगह जगह सिग्नल्स पे खड़े हुए लोग जो है वो मांग रहे हैं, उनको कोई इज्जत का पास नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें लोग बुरा भला भी कह के जा रहे हैं, उन्हें समझा के भी जा रहे हैं। वो इतने जो है वो मेंटली तौर पर जो है वो आपको ब्लंट जवाब देंगे आगे से कि बंदा सोचेगा कि ये मांगने वाला है, ये ऐसे बात कर रहा है मुझसे। क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जहन साजी करके उनको जो है वो सिग्नल पे छोड़ा जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे ही घरों से उठकर आकर जो है वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं? इन्हें बताया जाता है कि अगर कोई तुम्हें झिड़के तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। एक्शन का रिएक्शन होता है दुनिया में, यही होता है। अब इनको समझाया जाता है, इनकी बाकायदा जहन साजी की जाती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव चीज़ों पर जहन साजी हो रही है। काश के पॉजिटिव वर्क किया जा रहा होता, लोगों को बिठा के काउंसलिंग की जाती, समझाया जाता कि भाई अच्छे काम कैसे करने हैं। बिल्कुल। दुनिया में अगर कामयाब होना है तो कामयाब होने के तरीकेकार क्या है, एक कामयाब बंदे में क्या खूबी होनी चाहिए। हमारी आईटी इंडस्ट्री से ज़्यादा पैसा ये गदागीर कमा रहे हैं। आप हिसाब लगाएं बिल्कुल कि आईटी इंडस्ट्री जो कि एक हमारी टेक्नोलॉजी में मतलब एक बड़ी मतलब एक इंडस्ट्री मानी जाती है, उससे ज़्यादा ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। खैर हम आगे इस टॉपिक पे आते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया डॉक्टर साहिबा। हम इस बात पे भी आते हैं डॉक्टर साहिबा कि जो आजकल हमारे आवाम में एक चीज़ चल रही है, बड़ा एक आम सा बंदा भी होगा ना, वो कंपेयर जो कर लेता है लोगों के साथ कि अपनी आप की शख्सियत को दूसरे से कंपेयर करने लग जाता है। वो किसी भी हवाले से हो सकता है, वो दौलत की ज़ुमरे में हो सकता है, वो शख्सियत के ज़ुमरे में हो सकता है, वो खूबसूरती के ज़ुमरे में हो सकता है। इस पर ज़रा बताइएगा कि आप क्या कहेंगी कि जो कंपेयर कर लेते हैं हम एक दूसरे की शख्सियत को। मैं इस पर ये कहूँगी कि जब आप किसी दूसरे को देखकर, किसी का मुंह लाल देखकर अपना मुंह लाल करने की कोशिश करते हैं, तो आप उस वक्त कामयाब नहीं हो रहे होते। उस वक्त आप दूसरे बंदे की को देखकर हसद फील कर रहे होते हैं, जेलसी फील कर रहे होते हैं। कभी भी अपनी ज़ात को किसी दूसरे की ज़ात के साथ कंपेयर ना करें। वो इसका कद लंबा है, मेरा कद छोटा है, इसके बाल लंबे हैं, मेरे बाल छोटे हैं, इसकी आंखें नीली हैं, मेरी आंखें तो ब्लैक हैं, काश मेरी भी होती, काश मेरे भी जो है वो इतना लंबा कद होता, काश मैं भी खूबसूरत होती या होता, ये बंदा जो है वो इतना खूबसूरत है, ये बंदा इस जगह पे है, काश मैं भी होता। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। यस। अगर आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ ब्रेक हो जाएगी। आप सोच के उस महवर पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग नेगेटिव फोर्स के साथ जो है वो अपनी ज़ात को डैमेज कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा सोचने की सलाहियत हो जाती है, नींद गायब हो जाती है, पॉजिटिव इमेज बनना जहन में गलत जो है वो तसव्वुरात लेकर आता है, वो ख़त्म हो जाता है, नेगेटिव फोर्स आप पर हावी आ जाती है, और आप ओवर थिंकिंग करते करते उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि ओहो इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। दुनिया में कामयाब तरीन लोगों की एक क्वालिटी होती है जी, वो कभी अपनी ज़ात को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते।
कभी कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, किसी की अच्छी बातें अडॉप्ट ज़रूर करते हैं, उन पर अमल ज़रूर करते हैं, लेकिन किसी की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर वैसी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश नहीं करते, उनकी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करके नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करते हैं। यहाँ क्या होता है कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। हमारी नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे लड़कियाँ, रंग अगर काला है, गोरा नहीं है, तो गोरी लड़कियों के साथ बैठ के जो है वो शाय फील करेंगी, अपने आप में जो है एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएंगी। घर में अगर एक बहन खूबसूरत है, दूसरी बहन जो है वो ज़रा कम जो है वो कलर की है, कोई हल्का रंग है उसका, बादामी कलर है, या जो है वो ब्लैक है या ब्राउन है, तो वो उसको प्रेफरेंस जो है वो घर वाले भी नहीं दे रहे होंगे, उसकी खूबसूरती और उसकी जो है वो बदसूरती पर तबसरे हो रहे होंगे। यहाँ पर जो है वो खूबसूरत लोगों को ज़्यादा मौका दे रहे होंगे, और बदसूरत लोग या थोड़े बेचारे जो है वो कम शक्ल के या कम अक्ल के जो लोग हैं उनको जो है वो बदनाम किया जा रहा होगा। ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। और सोशल मीडिया का किरदार क्या है इसमें सब में? सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ जगहों पे मोबाइल हमारे हाथ में है, जहाँ दिल चाहा व्लॉग डाल दिया, जहाँ चाहा जो है व्लॉग बना लिया। किसी जगह खाना खाने गए बड़े होटल में, भावें पहली दफ़ा ही गए हो, कदे मौका ही ना मिला हो तुहानू कि तुसी किथे अच्छी जगह ते खाना खाओ, लेकिन पहली दफ़ा गए हो, व्लॉग बनाया, उसको अपडेट कर दिया, मिलियंस पे चला गया, मिलियंस लोगों की सोच जो है वो डेवलप हो गई, यार ये अच्छा खाना खा सकता है, मैं क्यों नहीं खा सकता। अब वो अच्छा खाना खाने के चक्कर में, उस रेस्टोरेंट में जाने के चक्कर में वो पता नहीं क्या क्या गलत काम करेंगे कि मुझे जो है वो इतना पैसा मिल जाए कि मैं किसी तरह से जो है वो यहाँ तक पहुँच जाऊँ। आपके पास पाकिस्तान में जो है वो अमीर तरीन लोग कितने % है जो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, जो ये चोचले अफोर्ड कर सकते हैं, जो ब्रांड अफोर्ड कर सकते हैं। आपका आम बंदा तो जो है वो 2000 का सूट भी मुश्किल से अफोर्ड कर सकता है। जो आजकल हालात चल रहे हैं। लोगों ने पूछे ना लोगों को जाके कि बिजली के बिल जमा कराते हैं या कोई शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग दुकानदार जो है वो खाली बैठा है आपके पाकिस्तान का, ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है आपके पाकिस्तान की, क्योंकि हमारे बिजली के बिल ही जमा कराते हुए लाख रुपया तो मेरा बिजली का बिल आया है। अंदाज़ा लगाएं, जहाँ लाख रुपए आप बिजली का बिल जमा करा दें, वहाँ पर आप क्या कमाएं और क्या खाएं। फिर लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई है और ये है वो है। लोग तो खाल उतारेंगे एक दूसरे की। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को कंपेयर करते हैं। अगर बड़ा इंसान बनना है, अगर काबिल इंसान बनना है, अगर दूसरों की नज़र में अपनी इज्जत बनानी है, तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दो। हो सकता है तुम उस गोरे बंदे से या गोरी बंदी से या उस काबिल बंदे से ज़्यादा तुम्हारे अंदर कोई स्किल और काबिलियत हो, और तुमने सिर्फ उसको अपनी सोच की वजह से दबा दिया हो कि वो अच्छा है और मैं बुरी हूँ। बिल्कुल। मैं कहती हूँ मेरे से शर्त लगा लें, आप में से हर शख्स में कोई ना कोई काबिलियत मौजूद है। ऐसे ही है। हर शख्स अपनी काबिलियत पे काम करे, अपने अंदर ढूंढो स्किल कहाँ है। किसी के साथ कंपेयर नहीं करो। कोई अच्छा है उसको अल्लाह ने बनाया, किसी ने अच्छी जो है मकबूलियत हासिल कर ली अल्लाह ने दी है, किसी की अच्छी शख्सियत अल्लाह ने दी है। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको भी दे और उसके लिए एफर्ट करें। और आज ही से अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज़ देखें कि आप में सबसे अच्छा काम करने की सलाहियत क्या है। जो आप में सबसे अच्छा काम करने की सलाहियत है ना, उसको अडॉप्ट कर लें, वो चीज़ पिक कर लें। और जो नेगेटिविटी है आपके अंदर, वो जो सोच है, फिर क्या होगा कि वो जिस आपने सोच पर काम किया होगा वो हावी आ जाएगी, और जिस सोच पे काम नहीं करेंगे वो साइड पर हो जाएगी। तो काबिल तरीन अगर बनना है ना, तो अपने अंदर के स्किल पे काम करो। बिल्कुल ठीक है। तालीमी याफ्ता हर कोई नहीं हो सकता, लेकिन स्किल्स हर किसी के पास हो सकते हैं। बिल्कुल सही, याद रखिएगा। तो जो स्किल्स हैं उस पे जो लोग काम करते हैं वो एक दिन काबिल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, और उनके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो आपने अपनी ज़ात को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना कि कौन क्या है। जो कोई जहाँ पर है उसको रहने दो। अल्लाह ताला की बंटवार भी है कि अल्लाह ताला ने उसको क्या पोजीशन। अच्छा, अब यहाँ भी इस्लाम का सुन लें जी। किसी काले को गोरे पर जी, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। उसकी बारगाह में सब बराबर हैं। बिल्कुल ठीक। वहाँ अमाल का हिसाब होगा, वहाँ आपकी शक्लों का, आपकी जो है वो काम का, आपने कितने पैसे कमाए, आपने कितने घर बनाए, आपने कितनी ज़मीनें ख़रीदी, आप कितने अमीर आदमी हो, आप कितने काबिल आदमी हो। अल्लाह को कोई इससे गर्ज़ नहीं। अल्लाह को आपके अमाल से गर्ज़ है। आपने कितनों का साथ दिया, कितनों के दुखे हुए दिल को जो है वो आपने पार लगाया, कितने घर आपने बसाए, कितने चेहरों पे मुस्कुराहट आपकी वजह से आई, कितने लोग आपको दुआएं देते हैं। मैटर ये करता है। आखिरत की चीज़ें जो है वो संवरनी यहाँ से हैं। तो आपने अपनी ज़ात को किसी के साथ कंपेयर इसलिए नहीं करना कि अल्लाह ने भी किसी को किसी पे फौकियत नहीं दी।
तो सुभान कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। उसकी बारगाह में जब सब बराबर है तो दुनिया में भी सब बराबर है। ये हमने अपनी कैटेगरीज बना ली कि ये अमीर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये मिडिल मीडियोकर क्लास है, हैं, ये मिडिल या क्लास पर मिडिल प्लस क्लास है, हैं, ये गरीब हैं। ऐसे ही है। कोई चक्कर नहीं, ये कोई मिडिल क्लास, गरीब, अमीर, कोई चक्कर नहीं है। जिसको जितना जिसने कोशिश की उसने उतना पा लिया। क्या बात। वो नेगेटिव फोर्स से पाया, वो पॉजिटिव फोर्स से पाया, उसके पास उतना ही है जितना उसने कोशिश की है। जी। आपने कोशिश नहीं की। हम्म, आप कोशिश करें, आप अपने कोशिश स्किल्स करें। पे काम करें। अपने आप को दूसरे की जगह पे लाके नहीं सोचना, अपने आप को इतना काबिल बनाना है, अपने आप को उस जगह पर जो है वो चमकवाना है जहां पर लोग आपके जैसा बनने की ख्वाहिश करें। क्या अगर बात है। हर किसी की सोच ऐसी हो जाए तो हमारे जितने ये यंगस्टर्स हैं जो इस टाइम ये पॉडकास्ट आपका देख रहे हैं, ये आप लोग सुन लें, अडॉप्ट करें इस ये इस चीज को। पॉडकास्ट के तवज्जुह से आप लोगों के लिए ये मैसेज है डॉक्टर नबिया का भी और मेरी तरफ से भी हाँ। कि उठो, हौसला अपना जो है ना छोड़ो मत कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस थक गया हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। तुमने करना है और तुमने अपने ख़ानदान के लिए भी करना है, अपनी फैमिली के लिए भी करना है और अपने बच्चों के लिए भी करना है और अपने ख़ानदान के उन लोगों के लिए भी करना है जिन्होंने कुछ नहीं किया और उनको Exactly. करके दिखाना है। ये इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से तुम लोगों के लिए मैसेज है, तो उठो और करो। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। क्या बात। जब आप कोशिश करते हैं ना तो अल्लाह आपकी मदद जो है वो गैबी तरीके से करता है। लेकिन जब कोशिश ही नहीं की तो फिर ये कंपेयर करना दूसरे की ज़ात से कि उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, आपने उतनी एफर्ट नहीं की। बिल्कुल। आपने इस सोच में वक्त गुजार दिया कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। उस जैसा बनने की कोशिश ना करो। अल्लाह की बारगाह में जो मकबूल ज़ात है या जो मकबूल इंसान है, वो चीज़ें और वो अदात अडॉप्ट करके अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाओ। अल्लाह खुद जिसके साथ अल्लाह की ताकत हो उसे बंदों की ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या बात। अपने आप को यंगस्टर्स, इबादत जो है ना वो जवानी की है, याद रखिएगा। ये भी कहा गया, बुढ़ापे की इबादत नहीं है। ये जो बुढ़ापे में तस्बीहां हाथ में आ जाती हैं ना और मुसल्ले बिछाए लिए जाते हैं, वो तो इबादत तो फिक्स है ना, करनी है। लेकिन जवानी में जिसने तस्बीह पकड़ ली हाथ में, जवानी में जिसने जो है वो सजदों में अल्लाह से जो है वो दुआ मांगी, और ये नहीं कि सिर्फ अपनी कामयाबी की, दूसरों के लिए दुआ मांगो, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, दूसरों की दुआ का बाइस बनो। ये ना कहो मेरे लिए दुआ करें। जो लोग ये कहते हैं ना मेरे लिए दुआ करें, मैं उनको पता क्या कहती हूँ, काम ऐसे करो कि दूसरा तुम्हें खुद दुआ दे दे। क्या बात है। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो इसके मशहूर कहावतें भी मौजूद है कि काम ऐसे करो कि दुआ जो है वो आपको मिले, लेकिन फैक्ट भी यही है। फैक्ट है कि लोग खुद से दुआ दें आपको, खुद से उनके दिल से निकले। हाँ, और वो अर्श पे जाकर जा लगे। बिल्कुल। और ये देखें कि जब भी इंसान जब वो कोशिश करता है ना, तो जिनकी नज़र खुदा पे होती है ना, वो तलातुम खेज़ मौजों से घबराया नहीं करते। वो सिर्फ उठते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह को अपने साथ जो है वो शामिल करते हैं। अल्लाह कहता है एक तस्मा भी टूट जाए ना बूट का, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो। तस्मा, एक तस्मा भी टूट जाए, सोचिए कैसी बात की है अल्लाह की। ये किस कदर खूबसूरत बात है, मुझे इस पर रश्क आता है। और मैं सोचती हूँ जब मैंने ये बात पढ़ी थी ना अपने बचपन में, तब से लेके आज तक मेरा कोई भी चीज़ टूट जाए, गुम हो जाए, आपको पता है मेरी कोई चीज़ गुम नहीं होती, मेरी जो चीज़ गुम होती है मुझे मिल जाती है। वाह। वो इंसान हो या वो कोई चीज़ हो, आपका यकीन उसको वापस लेकर आता है। वाह। और यकीन की ताकत जो है वो आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट करती है, और अल्लाह फिर आपकी मदद कहाँ करता है आपको खुद भी समझ नहीं आ रही। और वो ऐसे तो नहीं बात बनी हुई कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। हाँ, यही जो है वो बात है। तो इसलिए जो हमारे यंगस्टर्स हैं, प्लीज़ अपनी किरदार पे और अपनी सोच पे काम करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव दोस्तों में उठें बैठें, और दूसरे कभी अपने आप को कंपेयर ना करें किसी दूसरे के साथ। इसी खूबसूरत बात के साथ हम इस पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं, और तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।